जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही हो। खुश नसीब हो जो आपके लिए अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल फ्री कोर्स लेके आया है बेस्ट टीचर के साथ। संतोष सर ऐसे एक टीचर है जिन्होंने 2 बार आईपीसीएस क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई, बस किस्मत ने साथ नहीं दिए तो इंटरव्यू से बाहर आए। पहले साथियों आइए सर संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान टॉपिक वाइज चल रहा है, जैसे हर एक क्लास 2-3 दिन क्लास नहीं मिल पाई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि लाइट के कारण, क्योंकि लाइट थोड़ी खराब हो गई थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई। संतोष सर सीधा अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तब तक आप अपने तमाम साथियों को शेयर करके आइए, तब तक क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सर स्टार्ट करिए। आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है मित्रों। अब हम लास्ट टॉपिक में हमने आपको भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान की थी। आप कमेंट में अवश्य लिखें कि आपको पिछली क्लासेस कैसे आपको लगी। फिर आगे हम आपको उसी टॉपिक से आगे जोड़ते हुए फिर आगे लेके चलते हैं। फिर आइए देखते हैं मित्रों कि आगे हमको क्या पढ़ना है कि सैद्धांतिक तौर पर जो है ब्रिटिश सरकार ने हमारे संविधान की जो मांग है वो कब स्वीकार की थी। तो वह जो मांग थी वो अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव जो है कब आया था, 1940 में आया था। किससे संबंधित था, तो यह जो है महात्मा गांधी से संबंधित था, महात्मा गांधी से संबंधित था। इसी प्रस्ताव के माध्यम से जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था साथियों, तो उसी दौरान जो है भारतीयों ने जो है संविधान सभा की मांग की थी। तो सैद्धांतिक तौर पर अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को जो है उसी समय जो है स्वीकार किया था। तो कौन से प्रस्ताव के माध्यम से, तो आपको बताना है अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार जो है संविधान सभा की अंग्रेजों ने भारतीयों की मांग को स्वीकार किया था। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। साथियों इसको जरूर याद कर लीजिएगा, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में, जिसके तहत जो है सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। उसके बाद इसे कार्य रूप देने के लिए अंग्रेजों ने जो है 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन जिसके अध्यक्ष थे क्रिस्टोफर क्रिप्स। अध्यक्ष कौन थे, क्रिप्स मिशन कब आया था, तो आपको बताना है 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है अध्यक्ष क्रिस्टोफर क्रिप्स थे। कौन थे, क्रिस्टोफर क्रिप्स। इसीलिए इस मिशन को जो है क्रिप्स मिशन कहा जाता है। इस मिशन ने यह बताया कि अगर आप भारतीय अंग्रेजों का साथ द्वितीय विश्व युद्ध में देते हैं तो हम द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हम आपको भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाने की जो मांग भारतीयों के द्वारा की जा रही है, उस मांग को जो है आगे संविधान सभा के रूप में हम आपको देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध आपका द्वितीय विश्व युद्ध मित्रों 1939 से, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य चला था। अगर आपसे एग्जाम में मित्रों पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था मित्रों, तो आपको बताना है 1914 से 1918 के मध्य चला था। क्रिप्स मिशन में कितने लोग थे, तो क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो अध्यक्ष आपके कौन थे, आपको बताना है कि क्रिस्टोफर क्रिप्स थे
अध्यक्ष जो है आपके क्रिस्टोफर क्रिप्स थे। अध्यक्ष आपके क्रिस्टोफर क्रिप्स थे। इसमें और कौन कौन से लोग थे? तो पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, जिसको हमने आपको बताया था कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, यही 3 लोग उसमें भी शामिल थे जो क्रिप्स मिशन में शामिल थे। तो यहाँ आपको मित्रों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मित्रों हम आगे देखते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है मित्रों 3 जून 1947 को आई थी। माउंटबेटन योजना, इसी योजना के तहत जो है मित्रों भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो मित्रों आपको बताना है माउंटबेटन योजना, जो कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। कब आई थी? आपको बताना है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। इसी योजना के तहत मित्रों जो है भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। मित्रों आपको बता देता हूं कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम है रेडक्लिफ सीमा। मित्रों आगे हम सीमाओं के बारे में हमारी ज्योग्राफी में क्लास आपको लगेगी तो आपको पता चल जाएगा। मित्रों आगे देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन योजना, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के पहले कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन योजना कब आई थी मित्रों? तो आपको पता होना चाहिए 3 जून 1947 को आई थी। मित्रों एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भारतीय संविधान की कुंजी? तो आपको बताना है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद मित्रों आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान किसने कहा? तो भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान किसने कहा? विश्व का सबसे लंबा संविधान किसने कहा मित्रों? तो आपको बताना है आल्बर्ट जेनिंग्स। किसने? तो आपको बताना है आल्बर्ट जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान कहा है। आगे मित्रों देखते हैं, कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था मित्रों, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसके अंतर्गत जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उसके अंतर्गत जो मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उनको कौन कौन से विभाग मिले थे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे उस समय के नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको जो विभाग मिला था, इन्हें उपराष्ट्रपति का दर्जा उस समय प्राप्त था और इन्हें विदेश मामले और राष्ट्रमंडल विभाग दिया गया था। कौन सा विभाग? तो विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मित्रों आपको राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आया है? तो आपको बताना है लंदन में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है लंदन। राष्ट्रमंडल क्या होता है तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मगर इतना बता दे रहे हैं कि राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिन पर कभी न कभी अंग्रेजों ने शासन किया था। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल क्या है? उन देशों का समूह है जिन पर अंग्रेजों ने कभी न कभी
शासन किया था। आगे देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग 1946 के कैबिनेट मिशन में दिया गया था। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, अंतरिम क्या था, मंत्रिमंडल था, अंतरिम मंत्रिमंडल था, तो उसके तहत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग और सूचना प्रसारण विभाग दिया गया था। कौन सा विभाग, तो आपको बताना है, गृह विभाग दिया गया था और सूचना प्रसारण विभाग दिया गया था। उसके बाद मित्रों जो है सरदार बलदेव सिंह थे। सरदार बलदेव सिंह को कौन सा विभाग दिया गया था, तो मित्रों आपको बताना है कि बल है, तो बल से क्या होता है कि हम रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा हो या दूसरों की रक्षा, तो इसलिए इनका नाम आपको याद करने में क्या होगा, सिंपली हो जाएगा कि बल है तो हम अपनी रक्षा करेंगे, आत्मरक्षा करेंगे और दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। तो बलदेव को, बल है तो हम क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो बलदेव जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में बलदेव सिंह कौन सा विभाग उनको मिला था, तो आपको बताना है बलदेव सिंह को जो है रक्षा मंत्री का कार्यभार दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री का अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यभार दिया गया था। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस समय कौन सा विभाग दिया गया था, तो आपको बताना है खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग किसको दिया गया था, तो आपको बताना है खाद्य एवं कृषि विभाग जो है, खाद्य एवं कृषि विभाग आपको राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग जगजीवन राम जो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष रही हैं, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप कमेंट करके बताइए। तो उनका नाम था मीरा कुमार जगजीवन राम की क्या थी, बेटी थी। तो जगजीवन राम जो है 32 साल तक श्रम मंत्री रहे। जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री रहे। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है जगजीवन राम। ये पूरा अपना जीवन जो है श्रम मंत्री के पद पर ही 32 साल तक श्रम मंत्री रहे। कितने साल तक, 32 साल तक श्रम मंत्री रहे। इन्हीं की बेटी कौन थी, मीरा कुमार कौन थी, तो मीरा कुमार जो थी जगजीवन राम की बेटी थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। मित्रों आप कमेंट में जरूर हमको बताइएगा कि लोकसभा का जो सचिवालय होता है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है, किसके नियंत्रण में होता है मित्रों, तो इसको कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं मित्रों, लियाकत अली को उस समय कौन सा विभाग दिया गया था। लियाकत अली, इनका नाम ही जैसा कि आप लियाकत अली, जिसका लिया उसका कभी दिया ही नहीं। क्या लिया, तो पैसा, क्या लिया, पैसा लिया, जिसका लिया उसका कभी दिया ही नहीं मित्रों। तो इनका नाम भी आप याद कर सकते हो, जिसका लिया उसका क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। तो मित्रों इनको कौन सा विभाग दिया गया, तो लिया, क्या लिया, पैसा लिया। इनके नाम से आपको याद कर लेना है, लियाकत अली, जिसका लिया उसका कभी नहीं दिया। तो इनको जो है वित्त मतलब होता है पैसा से जो संबंधित विभाग था इनको मिला था। लियाकत अली को कौन सा विभाग मिला था, तो इनको जो है फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री का जो है पद मिला था। उसके बाद जो है मित्रों नेक्स्ट विभाग जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है वो है रेल एवं परिवहन मंत्री। रेल एवं परिवहन आसफ अली, आसफ से आपको सफर याद कर लेना है। और आप सफर किसमें करते हैं, तो आपको बताना है रेल एवं परिवहन। आप रेल भी परिवहन का ही माध्यम है। तो रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे अंतरिम मंत्रिमंडल में, तो आपको बताना है आसफ अली। आसफ अली कौन थे, तो आपको बताना है पहले रेल मंत्री। अंतरिम मंत्रिमंडल जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल था उसमें जो है आसफ अली को कौन सा विभाग दिया गया था, तो आपको बताना है कि आसफ अली को क्या दिया गया था। तो आसफ अली को रेल एवं परिवहन विभाग दिया गया था।
रेल एवं परिवहन। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट नाम है उसमें है गजनफर अली। गजनफर अली जो है भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे। अगर आपको पता होना चाहिए कि गांजा एक जो है मादक पदार्थ है, अगर बहुत ज्यादा गांजा पियोगे तो आपका क्या होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मित्रों क्या होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो गजनफर अली जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या थे, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। क्या थे, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे मित्रों। तो गजनफर अली को क्या मिला था, कौन सा विभाग मित्रों, तो आपको बताना है कि गांजा पीने से, इनका नाम ही ऐसा है कि गांजा पीने से क्या होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। गांजा पीने से क्या होता है, तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है मित्रों। तो गजनफर अली को कौन सा विभाग दिया गया था मित्रों, तो आपको स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया था। गजनफर अली को कौन सा विभाग दिया गया था, तो आपको बताना है स्वास्थ्य मंत्री का इनको विभाग दिया गया था। उसके बाद है CH भाभा। CH भाभा जो है इस खान से उस खान भागते रहे, तो इनको खनन एवं विद्युत एवं कारखाना विभाग दिया गया था। क्या दिया गया था, इस खान से उस खान भागते रहे, तो खनन एवं विद्युत विभाग और कारखाना विभाग किसको दिया गया था, तो आपको बताना है CH भाभा को दिया गया था। जोगिंदर नाथ, नेक्स्ट नाम जो आता है मित्रों वो कौन सा नाम आता है, कौन सी शख्सियत का नाम आता है, तो पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें जोगिंदर नाथ मंडल को कौन सा विभाग दिया गया था, तो आपको बताना है कि इनको जो है विधि मंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि जो मंत्री बनाया गया था वो जोगिंदर नाथ मंडल इनका पूरा नाम है, उनको बनाया गया था। उसके बाद मित्रों हम इसी के साथ जब भारत देश 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो जाता है, 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि में जो है भारत को स्वतंत्रता मिलती है, तो नेहरू का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन से व्यक्ति जो है शामिल थे उनको भी देख लेते हैं मित्रों, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि हम उस बात को भी देखें। तो नेहरू जी जो थे उनको कौन कौन सा विभाग मिला था प्रथम मंत्रिमंडल में, तो आपको बताना है कि प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है विदेश मामले और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रधानमंत्री का जो है पद दिया गया था। प्रधानमंत्री के पद को कौन पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनको कौन कौन सा विभाग दिया गया था, तो विदेश मंत्रालय दिया गया था, राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक अनुसंधान, 3 विभाग इनके अंडर में उस समय थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे, तो आपको बताना है पहले उप प्रधानमंत्री थे। इनको मित्रों कौन कौन सा विभाग दिया गया था, तो इनको जो है गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग दिया गया था। ये भारत के पहले गृह मंत्री के पद को सुशोभित किए थे। कौन से मंत्री, तो आपको बताना है गृह मंत्री के पद को सुशोभित किए थे। कौन सुशोभित किया था, तो आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। मित्रों उप प्रधानमंत्री का पद जो है 2007 तक रहा। उप प्रधानमंत्री का पद जो है भारत में 2007 तक रहा। अंतिम जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये भी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहले भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इन्होंने क्या किया था, रियासतों का एकीकरण भी किया था। आपको हमने इसके पहले भी क्लास में बताया था। और इन्हें जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क, भारत का
बिस्मार्क किसको कहा जाता है मित्रों? तो आपको बताना है कमेंट करके कि भारत का बिस्मार्क जो है किसको कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क मित्रों किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई पटेल। उसके बाद मित्रों देखते हैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है अबुल कलाम आजाद थे। मित्रों ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के एकदम विरुद्ध थे। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन जो है विभाजन के पक्षधर नहीं थे, तो आपको बताना है अबुल कलाम आजाद जो थे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बिल्कुल विपक्षधर थे। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित किए थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है अबुल कलाम आजाद थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन से मंत्री थे। तो रेल मंत्री जो है भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। उसके बाद मित्रों आगे हम देखते हैं कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको षडमुखम आर.के. षडमुखम सेठी थे। कौन थे? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मित्रों पूछा जाता है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लगा लीजिएगा। तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षडमुखम सेठी थे। उसके बाद मित्रों आगे हम देखते हैं कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री जो थे वो कौन थे? तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री जो है, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले जो विधि मंत्री थे मित्रों, आपको बताना है बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। उसके बाद मित्रों भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इन्होंने 32 साल तक जो है श्रम मंत्री के पद को सुशोभित किया था, इसलिए आपको बता देना है जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। कौन थे? पहले श्रम मंत्री थे। उसके बाद भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो आपको बताना है मित्रों कि स्वतंत्र भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे, कौन रक्षा मंत्री हो सकता है? तो जिसके पास बल होगा, जिसके पास क्या होगा? बल होगा। तो आपको बताना है कि सरदार बलदेव सिंह, जो सरदार बलदेव सिंह थे वो भारत के क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। मित्रों अभी कौन डिफेंस मिनिस्टर है आप हमको कमेंट में जरूर लिखें। आगे देखते हैं मित्रों, तो आगे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे, हमने अंतरिम में तो आपको बताया था कि गांजा पीने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अंतरिम मंत्रिमंडल में गजनफर अली को हमने आपको बताया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको एक नाम ऐसे ही बताते हैं कि जो आपको बहुत आसानी से क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अमृत पीने से हम कभी मरते नहीं हैं, हमेशा स्वस्थ रहते, तंदुरुस्त रहते हैं। तो मित्रों जो है पहली जो स्वास्थ्य मंत्री थी वो महिला थी, उनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। एकमात्र जो है उस समय कैबिनेट मंत्री का जो स्तर प्राप्त था राजकुमारी अमृत कौर को प्राप्त था। ये भारत की पहली जो है स्वास्थ्य मंत्री थी और महिला थी। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर थी जो भारत की प्रथम महिला जो है उस नेहरू के मंत्रिमंडल में एकमात्र जो है कैबिनेट का दर्जा प्राप्त करने वाली, जो जिनको जो है महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था, राजकुमारी अमृत कौर थी। तो आपको कमेंट में करके बताना है कि भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं जो है शामिल थी, कितनी महिलाएं शामिल थी। तो आपको
कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ताकि आपका रिवीजन भी मित्रों हो जाए। आगे देखते हैं कि भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले वाणिज्य मंत्री मित्रों आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री जो है वो C.H. भाभा थे। कौन थे? तो C.H. भाभा थे। भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे मित्रों? आपको पहले संचार मंत्री के बारे में बताना है, तो रफी अहमद किदवई थे। कौन थे? तो आपको बताना है रफी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के पहले जो है संचार मंत्री थे। उसके बाद उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे मित्रों? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मित्रों जनसंघ की स्थापना 1925 में की थी। जनसंघ पार्टी की स्थापना 1925 में जनसंघ पार्टी की स्थापना किसने की थी? जनसंघ पार्टी की स्थापना तो आपको बताना है मित्रों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था? जनसंघ की स्थापना की थी। आगे देखते हैं मित्रों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संविधान के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में किसने क्या कहा था उसको हम देख लेते हैं। मित्रों लॉर्ड विस्काउंट महोदय ने संविधान सभा के बारे में जो कहा था उसको हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। तो लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने भारतीय संविधान सभा के बारे में जो कहा था, संविधान सभा को अ बॉडी ऑफ हिंदूज के रूप में संबोधित किया था। अ बॉडी ऑफ हिंदूज के रूप में जो है संविधान सभा को किसने संबोधित किया था? तो आपको बताना है विस्काउंट साइमन ने। किसने? तो विस्काउंट साइमन ने क्या कहा था? संविधान सभा को अ बॉडी ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की सभा के रूप में संविधान सभा को संबोधित किया था लॉर्ड विस्काउंट ने। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि और किसने क्या कहा था संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में ग्रीनविल ऑस्टिन ने जो कहा था उसको देख लेते हैं। ग्रीनविल ऑस्टिन ने जो है संविधान सभा के बारे में कहा था, इस संविधान सभा को कांग्रेस का प्रभुत्व था। एक तरफ से इस समय सभा जो थी वो कांग्रेस थी। सभा क्या थी? तो कांग्रेस थी। सभा क्या थी? कांग्रेस थी। और कांग्रेस उस समय क्या था? कांग्रेस उस समय क्या था? भारत था। किसने कहा? तो सभा को कांग्रेस कहा और कांग्रेस को उस समय भारत किसने कहा? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने जो है यह शब्द कहा था। उसके बाद मित्रों 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे जो है क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है लघु संविधान मित्रों 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मित्रों कहा जाता है। उसके बाद मित्रों देखते हैं कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। मित्रों आपको जैसा कि पता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको बताना है 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची कब भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो आपको बताना है मित्रों 1951 में। जब पहला संविधान संशोधन होता है तो उसी दौरान जो है इसमें जो है पहली अनुसूची भी जोड़ी जाती है। ठीक है। और किससे संबंधित थी? तो आपको बताना है भूमि सुधार से। तो आइए देखते हैं मित्रों कि पहली अनुसूची में क्या है।
तो पहली अनुसूची में मित्रों आपको बताना है कि पहली अनुसूची में जो है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भारत जो देश है उसका कहाँ तक विस्तार है इसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। अनुसूचियों की संख्या जो है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आपको मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको बताना है वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। मित्रों आगे देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में जो आपका है उसको देखते हैं कि पहली अनुसूची में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। पहली अनुसूची में क्या है, तो आपको बताना है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्राधिकार है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची में मित्रों क्या है। तो इसमें विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते हैं। जो विभिन्न पदाधिकारी हैं भारत के, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उसके बाद न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। तो इन सब के जो है वेतन के बारे में जो है किस अनुसूची में है, तो आपको बताना है विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन और भत्ते हैं और विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनको आपको बताना है दूसरी अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में, तो आपको बताना है दूसरी अनुसूची में। आइए देखते हैं मित्रों कि किस पदाधिकारी को कितना वेतन मिलता है। तो आइए देख लेते हैं एक नजर। जैसे राष्ट्रपति को मित्रों कितना वेतन मिलता है, तो राष्ट्रपति को आपको बताना है कि भारतीय जो राष्ट्रपति है उसको प्रति माह जो है कितना वेतन मिलता है, तो आपको बताना है 5 लाख। कितना मिलता है, तो 5 लाख वेतन मिलता है किसको, राष्ट्रपति को। दूसरा जो प्रमुख पदाधिकारी है उसका नाम उपराष्ट्रपति है, जिसको प्रति माह 4 लाख वेतन मिलता है। कितना मिलता है, प्रति माह जो है 4 लाख वेतन मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनको जो है 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। प्रति माह कितना मिलता है, 4 लाख मिलता है। मित्रों हमने आपको अभी क्वेश्चन दिया था आपको कमेंट करने के लिए। तो लोकसभा जो सचिवालय होता है, लोकसभा सचिवालय का जो नियंत्रण किसका होता है, तो आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का सचिवालय पे नियंत्रण होता है। राज्यपाल, हर राज्यों में राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल का वेतन मित्रों कितना होता है, तो आपको बताना है 3,50,000। कितना, 3,50,000 जो है प्रति महीने जो है राज्यपाल को वेतन मिलता है। आगे देखते हैं मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उनको कितना वेतन मिलता है, तो आपको बताना है 2,80,000। कितना मिलता है वेतन, तो आपको बताना है 2,80,000। 2,80,000 मिलता है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है, तो अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 वेतन मिलता है। कितना, 2,50,000 प्रति माह जो है वेतन मिलता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,25,000 वेतन मिलता है। आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची जो है मित्रों किससे संबंधित है, तो आपको बताना है विभिन्न पदाधिकारियों के जो है शपथ के बारे में है। शपथ के बारे में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के दिया गया है। मित्रों तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में है। जैसे कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो आपको बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाते हैं, तो आपको बताना है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में अन्य न्यायाधीश जो है, अन्य न्यायाधीश क्या दिलाते हैं, आपको बताना है शपथ दिलाते हैं। अन्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। चौथी अनुसूची मित्रों देखते हैं। चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। राज्यसभा का जो है सीटों का आवंटन है कि किस
किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका जो है चौथी अनुसूची में जिक्र किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी हैं तो आपको बताना है 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की तो आपको बताना है 31, सबसे ज्यादा है। उसके बाद आगे देखते हैं मित्रों, चौथी अनुसूची को हमने देख लिया। पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में उनका जो है उसमें जिक्र किया गया है। जहां पर अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके बारे में जो है जिक्र किया गया है। कौन सी अनुसूची हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको बताना है पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। किसके बारे में तो आपको बताना है प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है। छठी अनुसूची मित्रों, छठी अनुसूची जो है आपको बताना है कि कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची को देख लेते हैं। सातवीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है तो इसमें जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। किसके बारे में है तो आपको बताना है केंद्र एवं राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन है। इस अनुसूची में मित्रों जो है 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं तो 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं। पहली सूची जो है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी जो है समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची। तो संघ सूची में मित्रों कितने विषय हैं तो आपको बताना है 100 विषय हैं। कितने विषय हैं वर्तमान में 100 विषय। पहले कितने थे तो आपको बताना है 97 विषय थे। कितने पहले थे तो 97 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय हैं मित्रों तो आपको बताना है पहले जो है 61 विषय थे। पहले 61 विषय थे और अब कितने हो गए हैं तो अब पहले जो है 66 थे, अब कितने हो गए मित्रों तो बताना है इसमें 61 विषय हो गए हैं। अब 61 विषय हैं, पहले 66 थे। समवर्ती सूची में मित्रों देखते हैं कि कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में मित्रों जो है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एग्जाम में पूछा जाता है समवर्ती सूची कहां से ली गई है तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं तो समवर्ती सूची में अभी जो है वर्तमान में 54 विषय हैं। कितने विषय हैं तो आपको बताना है 54 विषय हैं। कितने विषय हैं तो आपको बताना है 54 विषय हैं। और मूल में कितने थे तो 47 विषय थे। कितने थे 47 थे और अभी कितने हैं 54 हैं। संघ सूची में जो भी विषय शामिल होते हैं उस पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर जो है राज्य सरकारें कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर संघ एवं राज्य दोनों बनाते हैं। और जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है, जिस पर जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, उससे कम महत्वपूर्ण जो है राज्य सरकार। और जो दोनों में जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों सरकारें बनाती हैं, किंतु जो है केंद्र सरकार अगर बनाती है किसी विषय पर तो राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वह स्वतः जो है निरस्त हो जाएगा। उसके बाद मित्रों आगे देखते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो उसमें आपके 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय हैं। मूल में कितने थे तो आपको बताना है 61 विषय थे। समवर्ती में कितने हैं तो 54 हैं अभी। पहले कितने थे आपको बताना है 47 थे। आठवीं अनुसूची में मित्रों आपको जो है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची में किसके बारे में है तो आपको बताना है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में है। तो भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो आपको बताना है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं मित्रों तो आपको बताना है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में तो आपको बताना है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी हैं तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद मित्रों
देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो भाषा है वो असमी है, जो असम में बोली जाती है। असमी कहाँ बोली जाती है तो आपको बताना है असम में। असमी कहाँ बोली जाती है? असम में। बंगाली पश्चिम बंगाल में। बोडो जो है, बोडो जम्मू कश्मीर की भाषा है। बोडो कहाँ की भाषा है? जम्मू कश्मीर की। डोगरी कहाँ, सॉरी मित्रों, बोडो जो है असम की भाषा है। बोडो कहाँ की है? असम की है। डोगरी जो है जम्मू कश्मीर की है। डोगरी कहाँ की है? डोगरी जो है जम्मू कश्मीर की है। गुजराती कहाँ की है? तो गुजराती जो है, गुजराती आपको बताना है गुजरात की है। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? तो कन्नड़ जो है, कन्नड़ आपकी कर्नाटक की भाषा है। गुजराती हो गया। हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है। कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है। कोंकणी मित्रों आपको गोवा में बोली जाती है। मैथिली जो बोली है वो बिहार में बोली जाती है। मलयालम कहाँ की भाषा है? तो केरल की भाषा है। केरल की भाषा है। मणिपुरी कहाँ की भाषा है? तो आपको बताना है मणिपुर की है। मणिपुर की। कन्नड़ यहाँ आपको लिख लेना है कर्नाटक, कर्नाटक की भाषा है। गुजराती गुजरात की है। डोगरी जो है कश्मीर की है। बोडो कहाँ की है? असम की है। बोडो कहाँ की है? असम की है। बंगाली कहाँ की है? तो बंगाली जो है पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की है। असमी कहाँ की है? असम की है। असम की क्या है? असमी है। कोंकणी कहाँ की है? तो आपको बताना है गोवा की है। कोंकणी गोवा की है। मैथिली बिहार की है। आगे मित्रों देखते हैं मराठी कहाँ की भाषा है? तो मराठी आपको बताना है महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की है। नेपाली मित्रों तो तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में बोली जाती है। उड़िया कहाँ की है? उड़ीसा की भाषा है। उड़िया कहाँ की है? उड़ीसा, उड़ीसा की भाषा है। पंजाबी कहाँ की भाषा है मित्रों? तो आपको बताना है पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। इसकी लिपि जो है गुरुमुखी होती है। संस्कृत जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड और दक्षिण भारत की है। संथाली कहाँ की भाषा है मित्रों? तो झारखंड की है। संथाली कहाँ की है? झारखंड की भाषा है। संथाली कहाँ की है? तो आपको बताना है झारखंड की भाषा है। आगे देखते हैं मित्रों, तमिल भाषा कहाँ की है? तो तमिल आपको बताना है तमिलनाडु की है। तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलुगु आपसे पूछा जाएगा। तेलुगु आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला जो है पहला राज्य है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला जो राज्य है वो कौन सा है, तो आपको बताना है कि वह आंध्र प्रदेश है। कब बना था? तो 1953 में भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य बना था। उर्दू जो भाषा है, उर्दू जो भाषा है वो आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। 9वीं अनुसूची मित्रों देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। यह भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपको बताना है भूमि सुधार से संबंधित है। इस अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आपको बताना है 284 विषय हैं। कितने विषय हैं? 284 विषय हैं मित्रों। और 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इस अनुसूची में जो विषय पड़े हैं उन पर जो है न्यायिक पुनर्परीक्षा हो सकती है। इसके पहले जो विषय शामिल हैं उनको जो है हम न्यायालय में उनकी न्यायिक पुनर्परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। तो आगे मित्रों हम देखते हैं तो इसमें कितने विषय हैं आपको पता ही है कि 284 विषय हैं। 284 विषय हैं। 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जो भी विषय शामिल हैं उनकी जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आगे मित्रों हम देखते हैं 10वीं अनुसूची।
10वीं अनुसूची मित्रों, यह दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपको बताना है दल बदल से संबंधित है। आप देखते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं के जो विधायक और सांसद होते हैं वो कभी इस दल में रहते हैं, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा, कभी किसी दल में, वो अपना दल बदलते रहते हैं। तो उनके लिए जो है निर्योग्यताओं के बारे में इसमें जो है जिक्र किया गया है। संसद के और विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी निर्योग्यताओं के बारे में जो है कौन सी अनुसूची में है? तो आपको बताना है 10वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? तो आपको बताना है 10वीं अनुसूची में संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में है। मित्रों, यह अनुसूची जो है कब संविधान में जोड़ी गई थी? तो यह अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि 11वीं अनुसूची मित्रों किससे संबंधित है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम पंचायतें कितने विषय पर कानून बना सकती हैं? तो आपको बताना है 29 विषय पर कानून बना सकती हैं। 12वीं अनुसूची मित्रों किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची आपके 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे भी जोड़ा गया था। यह जो है नगर निकाय और नगर पालिका से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि नगर पालिकाएं जो है कितने विषय पर कानून बना सकती हैं? तो आपको बताना है 18 विषय पर कानून बना सकती हैं। कितने विषय पर? तो हम देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। कब जोड़ा गया? तो 1992 में। और यह प्रभावी कब हुआ? तो 1993 में प्रभावी हुआ था। प्रभावी कब हुआ था? तो प्रभावी जो हुआ था 1993 में। आगे मित्रों देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायतें जो है पंचायतें कितने विषय पर कानून बना सकती हैं? तो आपको बताना है 29 विषय पर कानून बना सकती हैं। कितने विषय पर? तो आपको बताना है 29 विषय पर। 29 विषय पर जो है कानून बना सकती हैं। 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जोड़ी गई थी, जो नगर निकाय और नगर पालिका से संबंधित है। इसमें जो है नगर पालिका या नगर निकाय जो है कितने विषय पर कानून बना सकते हैं? तो आपको बताना है 18 विषय पर। 18 विषय पर नगर पालिकाएं जो है कानून बना सकती हैं। मित्रों, मेरी क्लास जो है थोड़ा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में लेकर के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर मित्रों मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें, अब ताकि जो है हम और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद मित्रों।